एक दिन एक प्रेमी अपने प्रेमिका के पास फ़ोन करता है। उससे कहता है कि आज उसको तुमसे मिलना है। अब वो मिलना कहाँ है? वो है खेतों पर। अब जैसे इस मौके के बारे में प्रेमिका जानती है तो वो दौड़ी दौड़ी चली जाती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। अब यहाँ पर मुलाकात बड़े प्यार से हो रही है। दोनों एक दूसरे को सीने से लगा रहे हैं, बड़े ही प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को। उसी समय उन दोनों के शरीर में उत्तेजना जन्म ले लेती है। अब तो वो जहाँ एक मेड़ पर मिल रहे थे, वो लोग तुरंत उसी मक्के के खेत में घुस जाते हैं और बस यहाँ पर वही सब हो रहा होता है जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होने वाला था। जैसे वो प्रेमिका अपने कपड़े निकाल कर तैयार बैठी है, बस वो प्रेमी भी यहाँ पर तैयारी में है। और जब वह प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसी समय ना जाने क्यों उस प्रेमी के दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि वह अपने सिस्टम की जगह पेचकस को निकाल लेता है और बस और फिर तो अपने प्रेमिका के ऊपर उस पेचकस से मतलब ऐसे हमले करता है जिसके बाद उस मतलब लड़की की लगातार चीखें निकलने लगती हैं। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर करीब करीब 36 बार उस लंबे से पेचकस से वार किया जाता है और बस वो जो प्रेमी इतनी बुरी तरह से बड़बड़ाता हुआ वहाँ से उस लड़की को छोड़कर तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब यह सब करने के बाद वह प्रेमी कहाँ गया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। लड़की मृत पड़ी हुई है उस खेत में और यहाँ पर जहाँ उसको अपने घर पहुँचना था करीब 11 बजे तक, जब उसकी माँ अपनी बेटी को ढूंढ रही है तो उसको उसकी बेटी मिलती नहीं है। वो तो बस अपना भैया इधर उधर ढूंढना, हर किसी को पूछना, पूरी जानकारी जुटा रही है, लेकिन कहीं किसी को उस लड़की के बारे में जानकारी हो तो पता चले। वो लोग शाम को जब पुलिस थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं तो पुलिस भी उससे कहती है भाई अपनी लड़की को देखो, उसके प्रेम प्रसंग को देखो, शायद आपको आपकी लड़की मिल जाए। वो मायूस होकर वापस लौट आते हैं, लेकिन दूसरे दिन सुबह 10 बजे के करीब जब एक आदमी जो कि दिल का बड़ा कमज़ोर था उस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देख लेता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और दोस्तों यहाँ लोगों को मालूम चलता है कि एक लड़की की डेड बॉडी खेत में पड़ी हुई है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है, उस लड़की की माँ को बुलाया जाता है। अब जैसे वह माँ यहाँ अपनी बेटी की हालत को देखती है उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। वो बड़ी ही परेशान दुखी होते हुए कहती है हाँ यह उसी की बेटी सायरा बानो है। बस इतनी सी बात यहाँ पर चारों तरफ चीख पुकार मच गई कि आखिर इस लड़की के साथ किसने इस काम को अंजाम दिया है, कौन है वह लड़का। उसके बारे में छानबीन करने में पुलिस जुट जाती है, लेकिन किसी को कोई जानकारी होती नहीं है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस ने ठीक ढंग से छानबीन करी तब जाकर उस प्रेमी के बारे में मालूम चलता है और मालूम चलता है कि जिस प्रेमी का उस प्रेमिका के साथ 5 साल पुराना प्रेम संबंध चल रहा था, आज अचानक उसने उसकी इस प्रकार से मतलब कि खतरनाक तरीके से जान क्यों ली। आप इस पूरी बात को जानकर वाकई में हैरान रह जाने वाले हैं, इसलिए आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुरादाबाद क्षेत्र से। दरअसल यहाँ का एक मेरठ और जगह है जहाँ पर रहने वाली वह जो सपीना नाम की महिला अपनी बेटी सायरा बानो अपने बच्चों के साथ बड़े ही ढंग से रहा करती है। लेकिन जब वह महिला परेशान हो जाती कि उसकी बेटी खेतों के लिए निकली थी, लेकिन ना तो वो खेतों पर मौजूद है, ना ही वह घर लौटी है, वह ना ही गाँव में कहीं मौजूद है। अब उस लड़की कहाँ पर गई इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। पुलिस के पास भी जाया जाता है, वहाँ पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। जब वह महिला थक हार कर अपने घर बैठ जाती है, अब तो 2 जून की तारीख आती है। 2 जून के दिन यानी कि एक व्यक्ति जब्बार जो कि दिल का बड़ा ही कमज़ोर है वो अपने खेतों पर जाता है। भाई जैसे ही वो मक्के खेत में उस लड़की की बॉडी को देखता है, उसकी सांसें ऊपर नीचे होनी लगभग बंद सी हो जाती है। बड़ी घबराहट में वह बाहर तो निकल कर आता है खेतों से, लेकिन वह लोगों के सामने इस बात को बताने में असमर्थ होता है कि अंदर कुछ ऐसा पड़ा है जिसको शायद वह बता ही नहीं पाएगा। अब सभी लोग हैरान कि आखिर यार जब्बार जैसा आदमी खुद इतना परेशान हो गया, यानी कि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसको शायद कोई आदमी नहीं देख सकता है। अब तो भैया उसकी बातों को सुनकर लोग
अंदर जाते हैं मक्के खेत में और पूरे हालात को जैसे ही देखते हैं वो तुरंत पुलिस के पास फ़ोन करते हैं और पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लेते हैं। यहाँ पर उस लड़की सायरा की जो माँ सफ़ीना है उसको भी बुलाया जाता है और सफ़ीना से जब मतलब उस बॉडी को दिखाया जाता है तो सफ़ीना फूट फूट कर रोने लगती है, बहुत ही बुरी तरह से दहाड़े मारती है, कहती है कि उसकी लड़की की इस प्रकार से जान कौन ले सकता है। 20 साल की सायरा बानो आखिर जिसकी शादी की उम्र हो गई, उस लड़की की इतनी मतलब कि खतरनाक तरीके से इस प्रकार से कौन जान ले सकता है। अब यानी कि मामला बिल्कुल फंस गया। पुलिस उस लड़की की बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है, लेकिन गांव वाले तो भैया अलग ही मूड में थे। वो पुलिस की गाड़ी को घेर लेते हैं, उनसे कहते हैं भैया इसका निपटारा अभी निकाल कर दो। अब यहाँ पर पुलिस उनसे कहती है कि देखो वो तो निपटारा दे देगी निकाल कर, लेकिन आप लोग उसको सहन कर पाओगे, क्योंकि इस प्रकार के काम में किसी न किसी अपने का ही हाथ मिलता है, इसलिए थोड़ी शांति रखो और हमको अपनी कार्रवाई करने दो। अब पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है और जैसे ही पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटती है उस महिला सफीना के घर पहुंचती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे पास कोई क्लू हो, कोई जानकारी हो तो उसको बताइए। अब यहाँ पर जो सफीना है, सफीना बताने लगती है कि उसकी जो लड़की है ना, उस लड़की का एक दोस्त होता है जिसका नाम रफ़ी होता है। और सफीना ने जैसी सारी बात बताई, उस लड़के का नाम लिया और यहाँ पर मतलब एक महिला अपनी बेटी की इज्जत को ऐसे कैसे उछाल सकती है, दोस्ती का नाम लिया। लेकिन पुलिस उस मामले को ज़्यादा गहराई से सोचती है। वो पूछते हैं कि वो रफ़ी मिलेगा कहाँ। अब जैसे ही पुलिस के पास जानकारी मिलती है कि रफ़ी वहाँ रहता है पड़ोस में ही, तो पुलिस उसके घर पहुँच जाती है। मालूम चलता है कि रफ़ी जो है वो अपने मौसी के घर चला गया है। अब पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और उसको उसकी मौसी के घर से उठा लाती है। अब जब उससे पूछा जाता है कि भाई मामला क्या है, तो यहाँ पर रफ़ी बताता है कि भाई उसका कोई मामला नहीं है, अरे उस लड़की के चक्कर में तो वो खुद कई बार पिट चुका है भाई, उसके साथ तो बड़ी खतरनाक मारपीट की जा रही है। लेकिन वो उस लड़की सायरा जिससे 5 साल पहले से प्यार करता आ रहा है स्कूल टाइम से ही, वो आज मतलब इस लड़की के साथ आप कह क्या रहे हो। वो तो उल्टा पुलिस के ऊपर ऐसे कहने लगता है कि आप लोग उस पर गलत आरोप लगा रहे हैं। अब इसी बात को सोचकर वह जो पुलिस है बड़ी हैरान होती है और कहने लगती है भाई ऐसा है, कई बार ऐसा लगता है कि आदमी अपने जानबूझे कोई काम तो करता नहीं, लेकिन उससे कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो कि वो करना नहीं चाहता हो। अब आप ये बता दो कि कहानी क्या है तो मामला सुलझ जाएगा, वरना उनको तो फिर अपनी वही कार्रवाई तुम जानते ही हो। पुलिस को तो भैया 3rd डिग्री है, कुछ भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई जानकारी है ही नहीं। लेकिन उससे पहले पुलिस उस सायरा के नंबर की जानकारी जुटा चुकी होती है। अब उसकी जो कॉल डिटेल है, CDR रिपोर्ट आती है, उसमें एक खास नंबर मिलता है और वही नंबर होता है रफ़ी का। और रफ़ी से पूछा जाता है कि भाई ये नंबर तेरा है, कहता है बिल्कुल है, लेकिन तेरी उससे बातचीत क्या हुई 1 जून को। तो यहाँ पर रफ़ी चुप, बोल ही नहीं पाया। उसको लग गया कि हाँ अब तो फंस गया बेटा, अब तो तू बच ही नहीं पाएगा। और फिर रफ़ी एक ऐसी सच्चाई बयां करता है जिसको शायद आप लोग भी जानकर हैरान रह जाओगे। दरअसल वो रफ़ी कहता है कि वह उस लड़की सायरा बानो से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और अब से नहीं पिछले 5 सालों से। और ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए बिल्कुल राजी हो जाते हैं और इनकी एक दूसरे के साथ मतलब कस्में खाते हैं, भैया हमको तो ज़िंदगी साथ में जीनी है, हम लोग अलग नहीं रह सकते। अब इस बात को रफ़ी भी ढंग से जान गया और सायरा भी ढंग से जान गई। लेकिन कुछ दिनों से उस रफ़ी को ऐसा लगने लगा था कि जब भी वह अपनी प्रेमिका के पास फ़ोन करता है उसका फ़ोन नंबर बिजी होता है। अब यहाँ पर इन बातों से उस आदमी, उस लड़के का जो शक है काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है दिमाग में। अब 24-25 साल का और रफ़ी ज़्यादा क्या सोचे, वह जब भी अपनी प्रेमिका के व्हाट्सएप को देखता तो वो ऑनलाइन बैठी मिलती, यानी कि वो समझ गया कि कहानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब भी उसकी प्रेमिका उससे मिलती वह उससे फ़ोन मांगा करता, लेकिन सायरा उससे साफ मना करती वह अपना फ़ोन नहीं दिखाएगी, क्योंकि भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल डाटा है, वो कैसे शो करे। लेकिन अब यही बात उस रफ़ी को बड़ी बुरी लगती है। रफ़ी बड़ा परेशान, वो कहे तो कहे क्या।
इसी दौरान जब वह अपनी उस प्रेमिका को परेशान करने लगता है तो एक बार तो सायरा ने अपने परिवारजनों को यह बात बता दी कि रफ़ी नाम के लड़का उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और इसी बात को जानकर उस सायरा के मौसी के लड़कों ने उस लड़के रफ़ी को भी ढंग से कूट दिया कि तुम उसकी बहन को इस प्रकार से क्यों दुखी कर सकते हो भाई। अब रफ़ी पिटने के बावजूद वो अपने प्यार को कैसे भूलेगा, ये तो मतलब असंभव बात है। इसी मामले में वह अपनी प्रेमिका से फिर बात करने लगता है, उनका प्यार मोहब्बत फिर ऐसे ही चलने लगता है। मतलब कहानी बिगड़ी नहीं, और ज़्यादा प्यार हो गया। और इसी प्यार के चलते वह जो लड़का है वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि देखो तुम्हारे परिवारजन हमारी शादी के लिए तो राजी है नहीं, तो क्या करें बताओ। अब इस बात के लिए उसके जो परिवारजन है वो तो मानते नहीं, और ये मामला और ज़्यादा बिगड़ता हुआ जा रहा होता है। अचानक से उस रफ़ी को लगता है कि वह अपनी प्रेमिका को खेतों पर बुलाएगा और उससे उसका फ़ोन मांगेगा और शायद अपने शक को दूर कर लेगा। और बस 1 जून को वह अपनी प्रेमिका सायरा के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि उसे उससे मिलना है और तुम्हें उससे मिलने के लिए खेतों पर आना पड़ेगा। अब तो सायरा भी अपने प्रेमी को मना नहीं कर पाती है और बस खेतों पर दोनों मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब्बार के खेत के नज़दीक जब वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, किस वगैरह कर रहे होते हैं, उनकी उत्तेजना उनके शरीर में ज़बरदस्त तरीके से बन जाती है। बस इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोग उस मक्के खेत में घुस जाते हैं। अब यहाँ जाने के बाद वह जो लड़का है उस लड़की से कपड़े निकालने की बात करता है, कहता है भाई उसको संबंध बनाने, लड़की भी तैयार। लेकिन यहाँ पर जो लड़का है ना वो अपने कपड़े ना निकाल कर एक निकालता है पेचकस, और उस पेचकस से अपनी प्रेमिका के उस नाजुक अंग पर यानी प्राइवेट पार्ट पर दबादब हमले करने लगता है। उसको अंदर तो घुसेड़ देता है जिससे उसके आंतरिक जो अंग है काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त, काफ़ी सारी ब्लीडिंग। मतलब कि अब तो वो जो रफ़ीक है वो बोलने लगता है कि हाँ इसी वजह से मतलब तुझे हवस की आग खा रही होगी, तुझे इसकी सेवा चाहिए। देख सुन, यदि ये मेरी नहीं हुई तो इसको मैं किसी और के लिए नहीं होने दूंगा। और बस वो ताबड़तोड़ इतने ज़बरदस्त उसी जगह पर वार करता रहता है कि बस थोड़ी देर में वह लड़की झटपटाती है, अपने आप बचाने की कोशिश करती लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती और बस वहीं पर उसकी बॉडी का कहानी ख़त्म। रफ़ीक देखता है भाई उसकी नब्ज़ वगैरह कुछ नहीं चल रही है, वो लेकर उसी चीज़ को मतलब भागता है खेतों में, उस दूसरे पर उस हथियार को फेंक देता है और वह अपने घर आने के बाद अपने मौसी घर भाग जाता है। अब पुलिस के सामने सारी बात खुलकर आ गई। पुलिस ने गाँव को बताया, उस सफ़ीना को बताया कि जब ये सारा मामला था तो तुमने हमको गुमराह क्यों किया, तुम हमें बताती सारी कहानी को, हमें क्या दिक्कत है, हम तो बहुत पहले इसको पढ़ लेते। लेकिन हम मतलब कि पुलिस की कार्रवाई को रोकने का आप कैसे, भाई हम लोग तुम्हारी मदद के लिए तो हैं, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहते हैं। अब तुम्हारे घरों में, मोहल्ले में, गांव में इस प्रकार की बातें हो रही तो हम क्या करें भाई, हमें बताइए ना। अब पुलिस ने अपनी सफाई दे दी, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के ने जो प्रयोग किया गया जो उपकरण था, हथियार था, उसको भी बरामद कर लिया और उस लड़के रफ़ीक को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। और आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसको सजा होनी है। कर लो मोहब्बत। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आता है उनसे तो यही लगता है कि भैया ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये तो बस वाकई में हवस की आग है। और इसी हवस की आग के चलते ना जाने क्यों इंसान ने अपने रिश्तों की गरिमा को, अपने रिश्तों की अहमियत को, सब कुछ खो दिया है। अब इंसान को बस क्या चाहिए, शरीर, शारीरिक भोग, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। अब आदमी ये काम तो करेगा। भाई इंसान बनने में वाकई वक्त लगता है, लेकिन पशु बनने में 1 सेकंड का वक्त लगता है। अब बताओ इंसान में और पशु में फ़र्क क्या रह गया। आप भी तो बस वही मूल प्रकृति बन गए, एक पशु, साधारण से पशु। और यही काम क्या इसीलिए मानव जीवन में जन्म हुआ है आपका, क्या इसीलिए मानव देह मिली है? कभी इस बात पर गौर कीजिएगा, शायद आपको सही जवाब मिल जाए। हो सकता है मैं आपकी नज़र में गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात तो बिल्कुल ठोक कर कह सकता हूँ कि ये सिर्फ शरीरों के लालचें भोग हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए दोस्तों आप अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी औलाद को पहले तो ठीक ढंग से समझाएं, ना माने उनको उनके मन की करने दें, लेकिन उससे पहले उसके परिणाम उनको बता दें कि भैया आगे जाके स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ेगी। उसके बाद ये मत सोचना कि शायद हम लोग आपकी मदद के लिए आपके साथ आगे बढ़े, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
ये उन बच्चों को बताकर चले साफ साफ शब्दों में। यदि आप सही मायने में आगे बढ़ रहे हैं, हम तन मन धन से हर तरीके से तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यदि तुमने अपने मनमानी आचरणों पर, अपने कार्यविधि मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हो उनको करोगे तो हम लोग तुम्हारे साथ नहीं थे, ना है, ना रहेंगे। इसीलिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को ठीक ढंग से समझाएं, उनके साथ आगे बढ़ें, उनको बड़े ही प्यार से आगे की ज़िंदगी बिताने दें। और दोस्तों खुश रहें, बढ़िया रहें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ ये कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।